हेलो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों विद्यार्थियों। कल हमने सर चैप्टर 5 का, ठीक है, एक लेक्चर लिया था। सर आज उस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर होगा। आज उस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर होगा। थोड़ा सा हम आप लोग का लाइव देख लेते हैं सर। आवाज़ वाज तो सब क्लियर उलियर है ना? सॉरी फॉर लेट से आने के लिए, ठीक है ना? थोड़ा सा लेट हो गया दोस्त। चलिए आवाज़ वाज तो ठीक है दोस्त, आवाज़ सही है। चलिए देखते हैं, आइए जहाँ तक कल छोड़े थे उसके आगे से हम बातें कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सर, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम आपको सर लेके चले जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ लेकर के चल जाएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें जो आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखिएगा, यहाँ सर आपको क्या है नेक्स्ट। दो वीडियो और आएगा इस चैप्टर का, इस चैप्टर फिर समाप्त हो जाएंगे आपको सर। इसमें आपको है सर, जहाँ तक कल पढ़ाए थे, ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपको बोलते हैं कि सर हम कल पढ़ाए थे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। आज हम उसी को स्टडी करने वाले हैं। सर हमने बताया था अधिशोष तथा अधिशोषण के, सॉरी, अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं अधिशोषण। पहला होते हैं दोस्त भौतिक अधिशोषण और दूसरा होते हैं रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण किसे कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण किसे कहेंगे, गौर से सुनना। आज हम लोग भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। भौतिक अधिशोषण क्या है, रासायनिक अधिशोषण क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्त जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इतना बार एग्जाम में पूछा जितना मेरा एज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखिएगा, कहता है सर कि भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है दोस्त, एक मिनट, छोड़िए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, भौतिक अधिशोषण क्या है या किसे कहते हैं। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको एराइज करता है बोर्ड कि भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। व्हाट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन, व्हाट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन, ये PHY लिखा हुआ है, फिजिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन किसे कहते हैं, बताइए। फिजिकल एडसॉर्प्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन किसे कहेंगे, गौर से अगर हम लोग इसको स्टडी करने जाए सर, पढ़ने जाए, तो कहता है अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच लगने वाले आकर्षण बल अगर वंडरवाल बल हो। हमने बोला था अधिशोष तथा अधिशोषक, ठीक है। देखिए सर, द्रव या जो गैस के अणु होते हैं उसे हम अधिशोष कहते हैं, एडजॉर्बेट कहते हैं। जो गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एडजॉर्बेट कहते हैं, और जो सॉलिड के सरफेस होते हैं उसे हम एडजॉर्बेंट कहते हैं। ठोस की सतह जो होती हैं उसे हम एडजॉर्बेंट कहते हैं। क्लियर है? तो हमको भौतिक अधिशोषण कहता है वही अधिशोष और अधिशोषक के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के, अट्रैक्शन फोर्स अगर वंडरवाल फोर्स होंगे तो उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। कहता है दोस्त, जब अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच, क्या कि सर जब अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच, जब अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच लगने वाले आकर्षण बल तथा अधिशोषक के बीच लगने वाले, जब अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच लगने वाले आकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण बल, जब अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच लगने वाले आकर्षण बल वंडरवाल बल हो। हम आपको बता देते हैं जितना भी गैस होता है उस पर वंडरवाल बल लगता है। धरती पर सबसे कमजोर बल वंडरवाल बल होता है जो गैसों में लगे होते हैं सर, ठीक। जब अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच लगने वाले आकर्षण बल वंडरवाल बल हो। देखिए आपको सर डिफिनेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बशर्ते आप याद करिएगा सर, आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिल रहा है। जब अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच लगने वाला आकर्षण बल वंडरवाल बल हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे सर हम, तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो उसे कौन अधिशोषण कहते हैं, तो उसे
भौतिक अधिशोषण कहते हैं। कौन अधिशोषण कहते हैं मेरे दोस्त? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। कौन अधिशोषण कहते हैं? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। जब अधिशोषक तथा अधिशोषक के बीच लगने वाला आकर्षण बल वंडरवाल बल होगा तो उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। याद रहेंगे। कहता है सर अधिशोषक के बीच लगने वाले आकर्षण बल, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स applied between अप्लाई नहीं लिखेगा, गलत हो जाएगा। द अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन द अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन एडजॉर्बेट and adsorbent are ठीक है। कहता है द अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट आर वंडरवाल फोर्स, then it is called physical adsorption। कहता है द अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट आर वंडरवाल फोर्स, then it is called फिजिकल एडसॉर्प्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्त? फिजिकल एडसॉर्प्शन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल एडसॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सर थोड़ा सा उतारिएगा 1 मिनट। तो इसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल एडसॉर्प्शन कहते हैं। फिजिकल एडसॉर्प्शन के बारे में और सर 2-3 को पॉइंट है, ज़रा सुनिएगा, ठीक है ना। 1 मिनट थोड़ा सा आप सर 1 मिनट थोड़ा सा आप हमको टाइम दे दीजिए। आगे क्या लिखता है सुनेंगे गौर से इसके बारे में, फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन के बीच। कहता है ये निम्न ताप पर होने वाली विक्रिया है, ठीक है ना। ये कम तापमान पर होता है। सर ये क्या होते हैं? व्युत्क्रमणीय होती है। ज़्यादा टेम्परेचर देंगे और कम प्रेशर देंगे तो उलट जाता है ये प्रोसेस। क्या होते हैं? उलट जाते हैं। 1 मिनट हमको टाइम दीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट होता है, कहीं उल्टा ना हो जाए दोस्त, हमको इस चीज़ का डर लगा रहता है। क्या रहते हैं? इस चीज़ का थोड़ा सा डर लगा रहता है, इसलिए आपको आगे बताते हैं। देखिए अधिशोषण के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें हम भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण पढ़ रहे हैं, ठीक है। यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय कहने का मतलब उल्टा होने वाला प्रोसेस होता है। आगे कहता है इसमें बहुआण्विक स्तर बनता है। अधिशोषण की ऊष्मा 20 से 40 दाब बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, ताप बढ़ने पर अधिशोषण घटता है। इसके लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान कम होता है, ठीक है। आगे लिखता है दोस्त इसके बारे में सुनेंगे हम लोग गौर से। सर ये निम्न ताप पर होने वाली क्रिया, ये पॉइंट है, ये 2-4 को ये लिखिएगा। ये निम्न ताप पर होने वाली क्रिया, निम्न ताप पर होने वाली क्रिया, ये निम्न ताप पर होने वाली क्रिया है, ठीक है। ये निम्न ताप पर होने वाली क्रिया है। कहता है सर इट इज लो टेम्परेचर प्रोसेस, इट इज़ लो टेम्परेचर प्रोसेस। ये लो टेम्परेचर प्रोसेस होता है, यानी कम ताप पर होने वाली प्रक्रिया है। ये विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट कहने का मतलब सर बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट कहने का मतलब स्पेसिफिक होता है, यानी सर इससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो लिखता है इट इज स्पेसिफिक। ये क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। इट इज स्पेसिफिक। कहता है सर ये व्युत्क्रमणीय होते हैं। व्युत्क्रमणीय या कहीं कहीं उत्क्रमणीय लिखता है। ये उत्क्रमणीय होता है या व्युत्क्रमणीय होता है? ये उत्क्रमणीय या क्या लिखेगा? व्युत्क्रमणीय होते हैं। ये व्युत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय दोनों एक ही चीज़ होता है। कहता है दोस्त इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल। ये प्रोसेस को सर रिवर्सिबल प्रोसेस है। जिस तरह से अधिशोष और अधिशोषक आपस में जुड़ करके आकर्षण बल के द्वारा आपको भौतिक अधिशोषण बना है, उसी तरीक़े से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये फिर से अलग अलग हो जाएंगे। यही चलते ये व्युत्क्रमणीय प्रक्रिया होते हैं, व्युत्क्रमणीय होते हैं। इसमें सर अधिशोषण के ऊष्मा के मान, ठीक है। कहता है इसमें अधिशोषण के ऊष्मा की मान, इसमें अधिशोषण की ऊष्मा के मान, इसमें अधिशोषण की
ऊष्मा की मान, इसमें अधिशोषण के ऊष्मा के मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। किलो जूल प्रति मोल होता है, याद रहेंगे। कहता है इट हैव ठीक है, इट हैव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज heat of adsorption is 20 to 40 किलो जूल प्रति मोल। इसमें हीट ऑफ एडसॉर्प्शन यानी सर अधिशोषण की ऊष्मा के मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। और सर कहता है दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटता है। दाब बढ़ाने पर क्या होते हैं, बढ़ता है। कहता है अच्छा इतना क्यों लिखेंगे सर, 1 2 3 4 हो गया ना, बहुत है इतना पॉइंट। क्लियर है, इतना पॉइंट बहुत है। क्लियर है, ये भौतिक अधिशोषण का पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या है, भौतिक अधिशोषण के पॉइंट थे। ये फिजिकल एडसॉर्प्शन थे। कौन एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन है दोस्त। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से मिलेंगे आपको केमिकल एडसॉर्प्शन के पास सर। क्या मिलेंगे आपको, केमिकल एडसॉर्प्शन के साथ मिलेंगे। केमिकल एडसॉर्प्शन इसी का जस्ट ऑपोजिट होते हैं। केमिकल एडसॉर्प्शन इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है। इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या होते हैं, केमिकल एडसॉर्प्शन होते हैं। केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या होते हैं, हम भी यहाँ वीडियो लाइव देख रहे हैं दोस्त, ठीक है। देखिए दिख रहा है कैमरा में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आवाज़ सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त। का है कि बैटरी पे चलता है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा सर तो वहाँ पर बंद हो जाएगा तो हम कितना बोलते रहेंगे, आवाज़ कट जाएगा तो हम कितना चिल्लाते रहेंगे यहाँ पर, वहाँ सुना ही नहीं पड़ेगा आपको, तो दिक्कत है ना, इसलिए देखना पड़ता है बार बार। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। ये था आपको भौतिक अधिशोषण। अब हम बात करेंगे दोस्त रासायनिक अधिशोषण का। व्हाट इज केमिकल एडसॉर्प्शन। केमिकल एडसॉर्प्शन क्या है, रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं, सुनेंगे गौर से। सर रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे कहता है दोस्त रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं। व्हाट इज केमिकल एडसॉर्प्शन। रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं, उसी का जस्ट ऑपोजिट होता है व्हाट इज केमिकल एडसॉर्प्शन। व्हाट इज केमिकल एडसॉर्प्शन। केमिकल एडसॉर्प्शन किसे कहते हैं, कहता है दोस्त जब अधिशोषक तथा अधिशोषक के बीच लगने वाले आकर्षण बल रासायनिक बंधन होगा, केमिकल बॉन्ड होगा। अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स आपको क्या होंगे सर, आपको अगर केमिकल बॉन्ड्स होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम केमिकल एडसॉर्प्शन कहेंगे। केमिकल एडसॉर्प्शन जो होते हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट नहीं होते हैं। ये सर हाई टेम्परेचर पर होने वाला प्रोसेस है, उच्च तापमान पर होने वाली क्रिया है। और आगे क्या बोलता है सर, कहता है ये उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। कहने का मतलब अनुत्क्रमणीय होते हैं, कितना टेम्परेचर देते रहिए, एक बार जब केमिकल बॉन्डिंग हो गया तो हो गया, फिर दोबारा पुनः दोबारा अवस्था में नहीं आ सकता, पुनः अपने वही अवस्था में नहीं लौट सकता। एक बार अगर केमिकल एडसॉर्प्शन हो गया, कैसे आप फिजिकल चेंज केमिकल चेंज पढ़ कर आए होंगे सर फिजिक्स में, सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, दोबारा नहीं चेंज होगा दोस्त। और कहता है इसके बारे में सर कि ये निम्न ताप पर होने वाली क्रिया वो था, तो ये उच्च ताप पर होने वाली क्रिया है, ठीक है। और इसमें हमने आपको बताया था, क्या बताया था सर, कि सर इसमें अधिशोषण की ऊष्मा का मान 20 to 40 किलो जूल प्रति मोल होती है, तो उसमें आपको कितना होगा 40 to 400 किलो जूल प्रति मोल होता है अधिशोषण की ऊष्मा, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। खत्म हो गया रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण किसे कहेंगे, जब सर अधिशोषक तथा अधिशोषक के बीच लगने वाले आकर्षण बल वंडरवाल बल होगा, तो सॉरी वंडरवाल बल बोल दिए, रासायनिक बंधन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम बोलते हैं दोस्त आपको रासायनिक अधिशोषण। आइए इसको हम सर पढ़ते हैं। कहता है दोस्त इसका आंसर कि जब अधिशोषक तथा अधिशोषक के बीच, जब अधिशोषक तथा अधिशोषक के बीच, जब अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच, जब अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच, जब अधिशोष तथा अधिशोषक के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बीच लगने वाले
आकर्षण बल, जब अधिशोषक तथा अधिशोषक के बीच लगने वाले आकर्षण बल, कौन बल दोस्त, के बीच लगने वाले आकर्षण बल रासायनिक बंधन हो, लगने वाले आकर्षण बल रासायनिक बंधन हो, कौन बंधन हो, केमिकल बॉन्ड हो, रासायनिक बंधन हो, तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्त, तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो उसे कौन अधिशोषण कहते हैं, तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। कौन अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। कहता है सर जब अधिशोषक तथा अधिशोषक के बीच लगने वाला आकर्षण बल, कहता है द अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन द अट्रैक्शन फोर्स the attraction force the attraction force act between the attraction force act between adsorbate and adsorbate and adsorbent the attraction force act between adsorbate and adsorbent adsorbent and adsorbent are chemical bond then it is called chemical adsorption। तो इसे क्या कहते हैं, केमिकल एडसॉर्प्शन कहते हैं दोस्त। इसे क्या कहते हैं, केमिकल एडसॉर्प्शन कहते हैं। तो इसे कौन एडसॉर्प्शन कहते हैं, केमिकल एडसॉर्प्शन कहते हैं। जब अधिशोषक तथा अधिशोषक के बीच लगने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंधन होगा तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। द अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट आर केमिकल बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड केमिकल एडसॉर्प्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल एडसॉर्प्शन कहते हैं। कौन एडसॉर्प्शन कहेंगे, केमिकल एडसॉर्प्शन कहेंगे। अब सुनना दोस्त, कहता है इसमें कि सर ये विशिष्ट नहीं होते, ये विशिष्ट नहीं होते, मतलब ये अच्छे नहीं होते हैं सर, कहने का मतलब उतना एफिशिएंसी नहीं होता है। कहता है इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज नॉन स्पेसिफिक, इससे ही लिखा हुआ है, इट इज नॉन स्पेसिफिक, इट इज नॉन स्पेसिफिक। कहता है ये उच्च ताप पर होने वाली क्रिया, ज़्यादा तापमान पर होने वाली क्रिया है, ये उच्च ताप पर होने वाली क्रिया, उच्च ताप पर होने वाली क्रिया है, ये उच्च ताप पर होने वाली क्रिया है। कहता है सर ठीक है, दिस यहाँ लिख सकते हैं, दिस ना लिख करके सर इट लिख सकते हैं, इट इज हाई टेम्परेचर प्रोसेस, इट इज हाई टेम्परेचर प्रोसेस, उच्च ताप पर होने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट कहता है आपको दोस्त इसके बारे में सर कि ये अनुत्क्रमणीय होती है। क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। इसमें आप उत्क्रमणीय लिखे थे सर, इसमें आप क्या लिखे थे, रिवर्सिबल लिखे थे, उत्क्रमणीय लिखे थे, और ये जो होते हैं सर अनुत्क्रमणीय होते हैं। कितना टेम्परेचर प्रेशर देते रहिए, एक बार बदल गया, केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया, अट्रैक्ट हो गया तो अट्रैक्ट ही रहेगा, ये आपको पहले जैसा अवस्था में नहीं आएगा। तो कहता है ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, इट क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। आगे लिखता है दोस्त इसके बारे में हमने सुना है, और इसके बारे में क्या सुने हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। और सर इसमें अधिशोषण की उष्मा की जो मान होती है, इसकी अधिशोषण की उष्मा के मान, या इसमें अधिशोषण की उष्मा के मान, इसमें हीट ऑफ एडसॉर्प्शन जो होता है, इसमें अधिशोषण की उष्मा की मान, इसमें अधिशोषण की उष्मा के मान 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल होता है। कितना होता है सर, अधिशोषण की उष्मा के मान 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल होता है। कहता है सर इट हैव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, हीट ऑफ, हिंदी इंग्लिश दोनों का मजा लीजिए दोस्त, ठीक है ना। हाँ, कहता है इट हैव वैल्यू ऑफ
हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज 42,400 किलो जूल प्रति मोल को मोल इन्वर्स भी लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है दोस्त, ठीक है ना। इसमें हीट ऑफ एडसॉर्प्शन का वैल्यू कितने होते हैं, 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल होते हैं दोस्त। क्लियर है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है। तो सर ये भौतिक और रासायनिक अधिशोषण था जो आपने पढ़ा था कि अधिशोषण दो प्रकार का होता है, अधिशोषण तथा अधिशोषक के बीच लगने वाला घर्षण बल के आधार पर, यही दोनों होते हैं दोस्त। कौन कौन होते हैं, एक भौतिक अधिशोषण, एक रासायनिक अधिशोषण। मैंने ढंग से बताया भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। एक तो भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण के बीच क्या पूछते हैं, आपको से डिफरेंस पूछ देता है, सर भौतिक अधिशोषण क्या है, रासायनिक अधिशोषण क्या है, और कभी कभी आपसे क्या पूछता है, दोनों के बीच में अंतर पूछ देते हैं, दोनों के बीच में क्या पूछ देता है, अंतर पूछ देता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन के बीच अंतर लिखिए। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच क्या लिखिए, अंतर लिखिए। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के बीच जब अंतर लिखने के लिए कहेगा तो आप वहाँ पर जाइएगा फंस दोस्त, कहाँ जाइएगा, फंस जाइएगा, ठीक है। चलिए आइएगा सर, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, सुनना गौर से, क्वेश्चन क्या है गौर से हम लोग सुनेंगे। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर लिखें। चलिए देखिए दोस्त क्या है, नहीं है। तीन बान के धारी तीनों बान चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरे अब जल्दी आओ ना। देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, कहता है कि सर भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब देखिए जो ही बता रहे सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे दोस्त, एक बार बसरते दिल लगा के पढ़ लो, उसके बाद मन लगा कर एग्जाम दीजिएगा, बसरते उसका रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन भी हम करवाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। कहता है दोस्त भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर लिखें। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण के बीच क्या लिखिए, अंतर लिखें, तथा रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर लिखें, के बीच क्या लिखें, के बीच अंतर। कथा भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर लिखें, के बीच क्या लिखें, अंतर लिखने के लिए आ जाएगा दोस्त। भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर लिखें, क्या लिखें, अंतर लिखें। तो सुनिएगा क्या देगा दोस्त, राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस लिखना है, के बीच में क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे दोस्त, आपको हमने पहले ही बता रखा है। देखिए अगर ये है इसे, तो इस तरह से एक लाइन बनाइए, ठीक है, इस तरह का क्या बनाइए, लाइन बनाइए, और इसका सोल्यूशन लिखिए। एक तरफ फिजिकल एडसॉर्प्शन और एक तरफ केमिकल एडसॉर्प्शन। इधर लिखो दोस्त भौतिक अधिशोषण, इधर लिखना है का फिजिकल एडसॉर्प्शन लिखना है, एडीएस लिख रहे समझ जाइएगा। इधर आपको भौतिक अधिशोषण लिखना है, लिख लीजिएगा। भौतिक अधिशोषण के बारे में पॉइंट बना के 1 2 3 4 इस तरह से करके नहीं लिख लीजिएगा दोस्त, अभी उतना मैंने पॉइंट लिखा है ना, उतना सारा पॉइंट लिखा है, उसमें आपको ये सब नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा दोस्त भौतिक अधिशोषण। और दूसरा तरफ लिखिएगा केमिकल एडसॉर्प्शन के बारे में, केमिकल एडसॉर्प्शन के बारे में लिखिएगा, रासायनिक अधिशोषण के बारे में लिखिएगा। कौन अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण के बारे में लिखिएगा। भौतिक अधिशोषण एक दिन है, दूसरा दिन है रासायनिक अधिशोषण, दोनों के बीच में अंतर लिखा जाएगा। जैसे इसको 1 2 3 4 5 करके लिखिएगा, वैसे इसको भी 1 2 3 4 5 करके लिख लीजिएगा। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में डिफरेंस था, ये आपको बहुत बार पूछा है, दैट मीन्स वीवीआई क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्त। क्लियरिटी है यहाँ तक, बोलिए यहाँ तक क्लियरिटी है तो आगे की ओर बढ़े हम। हो बोलिए।
जो क्वेश्चन है हम आपको वही करवाएंगे। अब हेडिंग बनाएंगे सर कोलाइड। अब हम लोग हेडिंग क्या बनाएंगे? कोलाइड बनाएंगे हेडिंग। कोलाइड क्या होते हैं, ठीक है, कोलाइड क्या होते हैं। चलिए सर ध्यान से देखते हैं कोलाइड क्या होते हैं। एक मिनट दोस्त, मेरा चौकी हिल रहा है दोस्त, ये कैसे हो रहा है जी। अब ठीक है, सुनिएगा। हाँ ठीक है। कहता है सर कोलाइड क्या होता है, कोलाइड किसे कहते हैं। प्रश्न है आपको, कोलाइड क्या है। व्हाट इज कोलाइड। व्हाट इज कोलाइड, COLLOID। कोलाइड क्या है बताइएगा सर, कोलाइड क्या है। तो सर देखिए कोलाइड के बारे में कहता है, थोड़ा सा हम कोलाइड के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। कोलाइड दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है। कोलाइड जो है ना वो कितने ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है दोस्त, दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है। कहता है कोलाइड जो है, ठीक है, कोलाइड के बारे में बोलता है। कोलाइड जो है सर आपको, कोलाइड दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना। कितना ग्रीक शब्द से, दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना। कितना ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना, दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना, ठीक है। एगो कोला और दूसरा लोआइड, कोला प्लस लोआइड। कितने ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना, दो, एक कोला और दूसरा लोआइड्स। सर कोला के मतलब होता है ग्लू, कोला के मतलब क्या होता है, गोंद। कोला के मतलब क्या होता है, ग्लू होता है, ग्लू मतलब गोंद होते हैं सर। और लोआइड के मतलब होता है जैसा, क्या होते हैं, जैसा। लोआइड के मतलब क्या होता है, जैसा, जैसा के लाइक बोलते हैं, यानी ग्लू लाइक। इसका मतलब हुआ सर गोंद के जैसा। किसके जैसा, गोंद के जैसा। गोंद के जैसा कोई भी चिपचिपा पदार्थ आपको कोलाइड कहलाता है। गोंद की तरह जो भी चिपचिपा पदार्थ रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोलाइड कहेंगे दोस्त। यहाँ तक आप क्लियर है, मेरी बात से सहमत हैं। गोंद की तरह वे सभी पदार्थ, जो कोई भी पदार्थ सर जो गोंद की तरह चिपचिपा रहेंगे उसे हम कोलाइड कहेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको दरकिनार करके सर हम आपको आते हैं कोलाइड किसे कहते हैं। कहता है सर कोलाइड जो होता है कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कोलाइड किस पर निर्भर करता है, कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कोलाइड किस पर निर्भर करता है, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्त। कोलाइड किस पर डिपेंड करता है, कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। कहता है कोलाइड्स जो होते हैं, कोलाइड ये किस पर डिपेंड करता है, कणों की संख्या पर, कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, पार्टिकल के नंबर पर। तो सर पार्टिकल के नंबर के आधार पर देखिए तीन तरह से होगा देगा। अगर सर किसी पदार्थ का अगर कणों का आकार 10 एंगस्ट्रम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रम के बीच है तो उसे हम कोलाइड कहेंगे। नोट करिएगा ये पॉइंट दोस्त। आगे बोलता है सर कभी कभी 1 नैनोमीटर से लेकर के सर आपको 1 नैनोमीटर से लेकर के 10 नैनोमीटर कर रहे हैं, 100 1000 नैनोमीटर तक दे देता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच रहेगा तो उसको भी क्या कहते हैं, कोलाइड ही कहते हैं। कभी कभी आपको क्या करता है 10 के पावर सेंटीमीटर में दे देगा, मीटर में दे देगा, -5 मीटर से 10 के पावर -7 मीटर तक अगर रह गया कणों का आकार तो इसको भी हम कोलाइड कहते हैं। तीनों तरीका से पूछने का इसका, ठीक है सर, तरीका हो सकता है। तीनों तरीका से ही आपको पूछ सकते हैं, याद रहेंगे। तो कहता है कोलाइड क्या है, समझिए सर गोंद के जैसा एक पदार्थ है। कोलाइड किसे कहेंगे, कोलाइड किसे कहते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा सर कि सर कोलाइड किसे कहते हैं। कहता है कि वैसा विलयन, या कह सकते हैं सर वैसा विलयन जिसमें कणों का आकार
या वैसा पदार्थ जिसके कणों का आकार, वैसा पदार्थ जिसके कणों के आकार, जिसके कणों के आकार, कणों के आकार, जिसके कणों के आकार कितना होगा, इतना या इतना या इतना होगा, के आकार 10 एंगस्ट्रम से 1000 एंगस्ट्रम के बीच होगा, 1000 एंगस्ट्रम के बीच होगा तो उसे क्या कहेंगे, बीच होगा तो उसे कोलाइड कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। कहता है दोस्त सच सबस्टांस, सच, ये भी कहीं नोट कर लीजिएगा, नोट करके दोस्त VVI करके, सच सबस्टांस, सच सबस्टांस, ठीक है, विच particles size are lies between 10 angstrom to 1000 angstrom are called colloid, are called colloids, are called colloids। तो इसे हम क्या कहेंगे, कोलाइड्स कहते हैं दोस्त। कणों का आकार कितना कितना के बीच रहेगा, 10 एंगस्ट्रम से 1000 एंगस्ट्रम के बीच रहेगा, उसे हम कोलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, कोलाइड कहते हैं। क्लियर है, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, दिक्कत नहीं है तो आगे देखिएगा दोस्त। कोलाइड की दो प्रवस्था होती है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। कोलाइड की कितनी प्रवस्था होती है, दो प्रवस्था होती है दोस्त। कोलाइड की दो प्रवस्था, प्रवस्था मतलब अवस्था, कैसे विलय विलायक पढ़ते थे उस तरीका से। कोलाइड की दो प्रवस्था, ये भी याद रख लीजिएगा या तो फिर कहीं नोट कर लीजिएगा ये तीनों सर, ठीक है ना। कहता है कोलाइड की दो प्रवस्था होती है। कोलाइड की कितनी प्रवस्था होती है, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा सुनिएगा। क्वेश्चन पूछता है दोस्त नेक्स्ट, कोलाइड की कितनी प्रवस्था होती है, कोलाइड के कितनी प्रवस्था होती है। प्रवस्था का मतलब अवस्था होता है, प्रवस्था का मतलब क्या होता है, अवस्था। कितनी प्रवस्था होती है, ठीक। हाउ मेनी फेस ऑफ कोलाइड, फेस मतलब अवस्था, प्रवस्था। हाउ मेनी फेस ऑफ कोलाइड, ठीक है। कहता है कोलाइड की कितनी प्रवस्था या अवस्था होती है, तो आंसर इसका बोलता है दोस्त कोलाइड की दो प्रवस्था होती है। क्या कहता है, कोलाइड की दो प्रवस्था होती है। कोलाइड के दो प्रवस्था होती है, कोलाइड के दो प्रवस्था होती है। देयर आर टू फेस ऑफ कोलाइड, क्या कहता है दोस्त, देयर आर टू फेस या फेसेस ऑफ कोलाइड, कोलाइड की दो प्रवस्था होती है, ठीक। पहला होते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था, पहला क्या होते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। कैसे विलय विलायक पढ़ते थे वही चीज़ है, परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। दूसरा क्या है, परिक्षेपण माध्यम। एक होते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था, एक होते हैं परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था को डिस्पर्सिव फेस कहते हैं, डिस्पर्सिव फेस, और सर इसको परिक्षेपण माध्यम को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। डिस्पर्सिव फेस और डिस्पर्सन मीडियम दो होता है। कोलाइड के दो प्रवस्था होते हैं, एक होते हैं आपको परिक्षिप्त प्रवस्था, दूसरा होते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रवस्था किसे कहते हैं, ठीक, और परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं, सुनना दोस्त। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, देखो बहुत टफ नहीं है, इजी है। पहला कौन है दोस्त, परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त प्रवस्था,
इसे हम बोलते हैं सर डिस्पर्सिव फेस, डिस्पर्सिव फेस। और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। दूसरा क्या होते हैं? परिक्षेपण माध्यम होता है। कौन होता है दूसरा? परिक्षेपण माध्यम, जिसे हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। डिस्पर्सिव फेस और डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्सिव फेस किसे कहते हैं? जिसमें कोलाइड बनता है। ठीक है, इसमें क्या कहता है? कोलाइड बनता है, जिसमें जिस प्रवस्था में कोलाइड क्या होती है? इसमें कोलाइड बनती है। इसमें कोलाइड क्या होती है? बनती है। इसमें कोलाइड प्रिपेयर्ड द कोलाइड, सच फेस इन विच प्रिपेयर्ड द कोलाइड। अगर इसमें कोलाइड, जिस अवस्था में कोलाइड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? परिचित प्रवस्था बनेंगे। और जिसमें कोलाइड उपस्थित रहेगा, जिसमें कोलाइड क्या रहेंगे? मौजूद रहेगा। ठीक है, कोलाइड इसमें उपस्थित रहता है। इसमें कोलाइड क्या रहते हैं? कोलाइड स्थित रहता है। कोलाइड इसमें जिस माध्यम में कोलाइड स्थित रहता है उसे हम क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम। कहता है कोलाइड प्रेजेंट द कोलाइड्स। ठीक है, इसमें कोलाइड जो रहेंगे प्रेजेंट रहेंगे, प्रेजेंट द कोलाइड्स। कोलाइड इसमें क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेगा। अगर प्रेजेंट रहेगा तो परिक्षेपण माध्यम, और सर जिसमें बनेगा उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप दोस्त? बोलिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक परिचित प्रवस्था, एक परिक्षेपण माध्यम। यही परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? कोलाइड की अवस्था थी, अब कोलाइड के प्रकार हम पढ़ाएंगे। सर परिचित प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड के दो प्रकार होते हैं। नेक्स्ट कहता है परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम। स्टार दे करके, परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर कोलाइड दो प्रकार के होता है। कोलाइड के प्रकार के होता है दोस्त? कोलाइड दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होता है। कहता है परिचित प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाइड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाइड्स on the basis of there are two types of colloids on the basis of dispersive phase and dispersion medium. On the basis of dispersive phase and dispersion medium. डिस्पर्सिव फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पर कोलाइड आपको दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है दोस्त, सुनना गौर से, पहला जो आपको क्या होते हैं? पहला जो होते हैं उसे हम बोलते हैं सर द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड। सर हमने सुना है इसको द्रवरागी कोलाइड भी कहते हैं। इसे हम द्रवरागी कोलाइड भी कहते हैं। द्रवरागी कोलाइड, इंग्लिश में इसको हम लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। लोग इसको लायोफिलिक कोलाइड के नाम से जानते हैं। और दूसरा होते हैं सर द्रव विरोधी कोलाइड। कौन कोलाइड? द्रव विरोधी कोलाइड होता है। दूसरा क्या होते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड। सर इसको हम द्रव विरागी कोलाइड के नाम से भी जानते हैं। द्रव विरागी कोलाइड के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्त, इंग्लिश वर्ड ही दे देता है। कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश वर्ड ही दे देता है। लायोफिलिक कोलाइड पूछ देगा, पढ़ के गए हिंदी, आ गया इंग्लिश। लायोफिलिक कोलाइड किसे कहते हैं? कभी कभी आपको यही दे देगा, कभी कभी आपको यही पूछ करके दे देता है दोस्त, लायोफिलिक कोलाइड किसे कहते हैं। ठीक है,
लायोफोबिक कोलाइड किसे कहते हैं? लायोफोबिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड, इंग्लिश में इसको लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं दोस्त? इंग्लिश में इसे हम लायोफोबिक कोलाइड के नाम से जानते हैं। कौन कोलाइड के नाम से जानते हैं? लायोफोबिक कोलाइड के नाम से जानते हैं। एक होते हैं द्रवस्नेही कोलाइड और एक द्रव विरोधी कोलाइड। सर ऐसा देगा, नहीं तो फिर आ से देगा। सर द्रवरागी कोलाइड, द्रव विरागी कोलाइड, नहीं तो सर इंग्लिश वर्ड पूछेगा लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड। इंग्लिश में एक ही नाम होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड। क्लियर है? लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड। आज नेट पूरा बल्क कर रहा है, रुक रुक के चल रहा है दोस्त, ठीक है ना? आगे देखिएगा। क्लियर है? पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए दोस्त, और ज़बरदस्त पढ़िए। लायोफिलिक परिचित प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड दो प्रकार के, एक द्रवस्नेही कोलाइड और एक द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है? जाते जाते एक बात सुन के जाइएगा। सर कहता है कि सर ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना हमें किसी से आगे जाना है। ना किसी की बराबरी करनी है, ना हमें किसी से आगे जानी है, बस हमने कुछ सपने देखे हैं, उसी सपनों को पूरा करना है दोस्त। ठीक है? ना किसी के बराबर करना है हमको कि कौन क्या है नहीं है, और ना किसी से हमको आगे जाना है। बस सर हमने अपने लिए कुछ सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करना है, और वो सपना आपका रिजल्ट है। ठीक है ना? रिजल्ट है। बाबू इतना दूर आपको बात करते हैं पढ़ाई के बारे में, तो आप लोग सर मोबाइल के चक्कर में पूरा का पूरा पढ़ नहीं पाते हैं। बाबू मोबाइल का आदत छोड़ दीजिए, जितना देरी रील पर इंस्टाग्राम पर आप देते हैं बात, उतना देरी आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना? ये तो हमको लगता है ऐसा कि देखते हैं बच्चा को सर क्लासरूम में और बाहरी सर बच्चन को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो क्या ही बोले। मानो तो उसके लिए एक वर्ड है सर, सुन लीजिएगा। हमको लगता है जैसे चाँद भी, ठीक है ना, जैसे चाँद भी पृथ्वी से इतना दूर नहीं है जैसा कि आजकल के बच्चा पढ़ाई से इतना दूर हो गया है। यानी पृथ्वी पर से चाँद भी इतना दूर नहीं होगा जितना ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए हैं। ठीक है? यहाँ से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, पढ़ते रहिए। गुड नाइट। ठीक है? आई सी यू अगेन नेक्स्ट डे। बाय।